हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो है अभी इस टाइम पे हम लोग सीरीज की क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ताकि जो आप लोग जितना भी अब तक पढ़ चुके हैं उसका आराम से रिवीजन कर सके, है ना। तो ये आपकी वर्तमान भारतीय समाज जो आपका पेपर वन है, ये आपकी सेकेंड क्लास है। आप सभी को पता है कि जो वर्तमान भारतीय समाज है, ये है आपका पेपर वन। और पेपर वन में जो है आपके 50 नंबर के प्रश्न बनते हैं, है ना। 50 नंबर के आपके प्रश्न बनते हैं, जिसमें से आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके कुल 15 नंबर का जो है प्रश्न आता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने लगभग 82 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी क्लासेस की सारी सीरीज, प्रीवियस ईयर का पेपर और आपकी क्लासेस जो कि चल रहे हैं वो आपको रेगुलर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको एक भी रुपए किसी भी तरह का कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब फटाफट आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। कल हम लोगों ने 82 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज से हम लोग 83 को स्टार्ट करने वाले हैं। 83 क्वेश्चन है आपका, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थल, बाल उद्यान, दुकान। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये है आपका किंडरगार्टन से अभिप्राय है आपके बाल उद्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है, यानी कि आपकी जो मॉन्टेसरी की शिक्षण प्रक्रिया है उसमें जो बाल घर है उससे क्या तात्पर्य है? विद्यालय, घर, उद्यान या फिर दुकान। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो आपका जो बाल घर है ना, ये आपका विद्यालय है। आपका किंडरगार्टन क्या है? एक प्रकार का ये विद्यालय है। यहाँ पे छोटे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? प्रतिभाशाली बालक पे, मानसिक रूप से मंद बालक पे, विकलांग बालक पे या फिर समस्यात्मक बालक पे। तो सही देखिएगा, आंसर आपका क्या होगा? आपके मानसिक रूप से जो आपके बच्चे मंद हैं उनके ऊपर मॉन्टेसरी जी ने जो है शिक्षा का ध्यान दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो ये तो आप लोगों को पता है, विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या फिर व्यक्ति। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो होता है व्यक्ति। ठीक, यानी इंसान, आदमी। क्योंकि सबसे छोटा वही व्यक्ति, समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति को ही मिला के आपका समाज बनता है ना। जहाँ पे आप, जैसे कि ये आपकी कोई कॉलोनी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं ये सोसाइटी है ना, वो सोसाइटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ये बात तो सत्य ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपका जो जनसंचार है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपके 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? आपका कोठारी आयोग का गठन कब किया गया आपसे पूछ रहा है। 1963 में, 1964 में, 1969 में या फिर 1975 में। तो कोठारी आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया है आपके 1964 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? आपका जो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति है, ये पूछ रहा है आपसे कि कब घोषित की गई। ठीक है, तो देखिएगा ये कब घोषित की गई है आपकी 1987 में। कब की गई है? 1987 में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारण है। ये वो कारण क्या है? रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, सुविधाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पारिस्थितिकी है इसका जो असंतुलन है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो तीव्र वृद्धि हो रही है किसकी? जनसंख्या की। उसकी वजह से ही जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, वो जो है क्या हो रहा है? बैलेंस जो है इसका बिगड़ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? आपका असंतुलन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है, यानी कि आपकी जो जनसंख्या है इस पे जो वृद्धि हो रही है इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो शोध के द्वारा, आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या फिर महामारी के द्वारा। तो शिक्षा के द्वारा जब लोगों को शिक्षित किया जाएगा, उनको पता होगा, तो जाके आपकी जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद का उद्गम स्रोत है। आपका जो जातिवाद है इसका जो उद्गम हुआ, यानी कि जो ये जातिवाद की जो भावना उत्पन्न हुई, इसका उद्गम का स्रोत क्या है, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो धर्म, जाति, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो जाति से ही आपके जातिगत जातिवाद का उद्गम हुआ, यानी यहीं से जातिवाद का भावना सबके अंदर उत्पन्न हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। ठीक। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा, मीडिया। क्वेश्चन 95 94 का आंसर दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए जो भूमिका अदा कर सकता है वो कौन कर सकता है। तो देखिएगा, शिक्षा ही है जो आपके सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए जो है मुख्य भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95, इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है। सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो ये सभी तो प्राकृतिक प्रदूषण है। आपका जो सामाजिक प्रदूषण है ये आपका भौतिक प्रदूषण है। ठीक है। सॉरी, भौतिक प्रदूषण नहीं है, आपसे पूछा है ना। आपका जो सामाजिक प्रदूषण है ये आपका भौतिक प्रदूषण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दीजिएगा। पारिवारिक शिक्षा में कौन से सिद्धांत हैं। ठीक। आपकी जो पारिवारिक शिक्षा है इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि या फिर उपयुक्त सभी। ठीक। 96 का आंसर दीजिएगा। तो अगर हम बात करें पारिवारिक शिक्षा के कौन से सिद्धांत हैं, तो आपके बाल विज्ञान मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, ये सभी आपके पारिवारिक शिक्षा के सिद्धांत हैं। बात आई समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। तो क्या ये सत्य है कि असत्य है। तो बिल्कुल सही है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए। ठीक। यानी आपके कहा जा रहा है कि जो गुरुदेव है ये टैग किसको मिला, ये उपनाम किसको मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद या फिर श्री अरविंद। तो गुरुदेव के नाम से जो विख्यात है वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस समाज शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें शिक्षक दिवस, तो आपके राधा कृष्णन जी के डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछ रहा है कि जो आपके गीजू भाई बधेखा है इनका जो जन्म है वो कौन से स्थान पे हुआ है। तो कौन से स्थान पे हुआ है, आपके चित्तल में हुआ है, महाराष्ट्र में। ठीक। अगला प्रश्न है, गीजूबाई भदेका का जन्म कौन से सन में हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, अगर हम बात कर ले गीजूबाई भदेका का जो जन्म हुआ है तो वो 1885 में हुआ है। अगला प्रश्न है, गीजूबाई भदेगा ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने शिक्षा से संबंधित कुल कितनी पुस्तक लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, कुल 14 पुस्तक इन्होंने लिखी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है। मतलब कहने का मतलब है कि यह कथन किसका है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक। और शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। आपसे यह कथन पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। तो यह कथन आपके मॉन्टेसरी जी का है। किसका है, ये आपके मॉन्टेसरी का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, या फिर
कह सकते हैं प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। यह कथन किसका है? यह प्रश्न आपके 2022 में पूछा हुआ है। तो यह कथन आपके रूसो जी का है। ठीक, रूसो जी का ये मानना है कि जब कोई भी चीज जब प्रकृति तक रहती है तो वो बहुत सुंदर होती है। जब वो मानव के हाथ में पहुंचती है तो वही चीज क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है, ये कथन आपका रूसो का है। अगला प्रश्न है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? ठीक है, 105 में आपसे पूछ रहा है कि जो शिक्षा है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो यह कथन किसका है? लापियर का, गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या फिर मैकाइवर का? तो ये कथन है आपका मैकाइवर का। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य, ठीक, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, विवेकानंद का, शंकराचार्य का या फिर टैगोर का? ठीक, तो देखिएगा ये कथन जो है वो है आपके महात्मा गांधी का। ठीक, ये कथन किसका है? आपके महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। आपके सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है इसके लेखक कौन है? स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य या फिर टैगोर? तो आपके जो स्वामी दयानंद है ये आपके सत्यार्थ प्रकाश के बुक के लेखक हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अविधा का नाश और विधा की वृद्धि करनी चाहिए। इस विचार से 1902 में कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? ये आपका एक कथन है, यानी ये कहा गया एक वाक्य है। ये किसके द्वारा कहा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर से इसको सुन लेते हैं। अविधा का नाश और विधा की वृद्धि करनी चाहिए। इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़े की स्थापना की और वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा? तो ये कहा है आपके स्वामी दयानंद ने। ठीक, किसने? स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न है वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? 1901 में जो आपकी शांति निकेतन की स्थापना की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, वो किस जगह पे की गई थी? ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो कहाँ पे की गई है? बिल्कुल बोलपुर में की गई है। कहाँ पे की गई है? बोलपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई? आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई? ठीक है, पहला है आपके प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए या फिर देश में विकास के लिए? तो 110 का आंसर सही क्या है आपके? जो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति जो की गई 48-49 में, वो क्यों की गई थी? वो की गई थी आपकी मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? ये प्रश्न रिपीटेड है। तो अगर हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम है आपका मुदालियर कमीशन। ठीक, क्या है आपका? मुदालियर कमीशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? 1964-65 में आपसे पूछा जा रहा है किस आयोग का गठन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कोठारी आयोग का गठन जो किया गया था वो आपके 1964-65 में किया गया था। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। राष्ट्र शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है इसमें संशोधन जो किया गया वो किस वर्ष किया गया? 113 का आंसर दीजिएगा। तो 1992 में आपका संशोधन किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? आपकी जो राम मूर्ति समिति है 1990 में ये क्यों गठित की गई? ठीक है, 114 का क्वेश्चन है आपका कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित की गई? तो देखिएगा क्यों गठित की गई थी आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए। बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित की गई थी? ताकि आपकी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या किया जा सके? आपका समीक्षा किया जा सके। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? कि कौन सा दर्शन है जो परम सत्ता को क्या करता है? आध्यात्मिक घोषित करता है। यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या फिर प्रयोजनवाद। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो आपका आदर्शवाद जो है वो क्या करता है? आदर्शवाद जो है परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। ओके, अगला प्रश्न है, जल संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है। आपकी जो जल का संरक्षण किया जाता है विरडा पद्धति के द्वारा, यह कहाँ पे किया जाता है? किस जगह पे यह प्रचलित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो ध्यान रखिएगा, जो संरक्षण की विरडा पद्धति है ये आपके गुजरात में प्रचलित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजनाओं की शुरुआत की गई। आपकी जो गंगा कार्य योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? 1970 में, 75 में, 1985 में या फिर 1990 में? ठीक, तो गंगा कार्य योजना की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी आपकी सन 1985 में। कब की गई थी? सन 1985 में। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं, वैश्वीकरण के उद्देश्य है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास या फिर उपयुक्त सभी? तो वैश्वीकरण के जो उद्देश्य है वो आपके उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है और आपके संतुलित विकास भी है, यानी आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आपके प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? आपके अरस्तु है, प्लेटो है, रूसो है या फिर ओटावे है? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है तो आपके कौन है? रूसो है। ठीक है, कौन है? रूसो। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद के संस्थापक आपके रूसो है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया। ठीक, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरम उत्कर्ष प्रदान किया किसने? कामेनियस ने, टी एच हक्सले ने, रूसो ने या फिर बेकन ने? ठीक, तो 120 का आंसर देखिएगा क्या होगा आपके? रूसो ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? आपके जो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान है वो शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में, शिक्षण विधि में, पाठ्यक्रम में या फिर अनुशासन में? तो 121 का आंसर देखिएगा क्या होगा आपके? अगर हम बात करें प्रकृतिवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो शिक्षा के शिक्षण विधि के क्षेत्र में इनका श्रेष्ठ योगदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? ठीक, सुकरात, स्पेंसर, हर्बर्ट या फिर प्लेटो? आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? आपके सुकरात है, स्पेंसर है, हर्बर्ट है या फिर प्लेटो है? तो सही आंसर आप बताइएगा। तो बात हो रही है प्रकृतिवादी की, तो आपके स्पेंसर जो है वो क्या है? आपके प्रकृतिवाद है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, यानी कहने का मतलब है कि इस शिक्षा में जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है वो कैसी होती है? अध्यापक केंद्रित होती है, विषय केंद्रित होती है, पाठ्यक्रम केंद्रित होती है या फिर आपकी अनुभव केंद्रित होती है? तो अगर हम बात करें शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा, तो ये आपकी होती है अनुभव केंद्रित। ठीक है, क्या होती है? अनुभव केंद्रित। ये आपकी 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? आपका जो प्रयोजनवाद है इसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। तो ब्रिटेन, भारत, यूरोप, अमेरिका? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रयोजनवाद है इसका जो जन्म स्थान, इसका जो उद्गम हुआ वो कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका में। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं, पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? आपका जो पौंडीचेरी है वहां पे कौन से ऐसे महान शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने आश्रम की वहां पे स्थापना की? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे या फिर श्री अरविंद घोष? तो पौंडीचेरी में जो आपके
जो है श्री अरविंद घोष जी हैं, इन्होंने वहां पे आश्रम की स्थापना की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि देखिए 15, 19, 22 कंटिन्यू पूछा हुआ है। तो पाठशाला को एक बाग, शिशु का पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? यानी कि स्कूल को एक बगीचा, ठीक, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली, इसकी उपाधि या इसकी तुलना किसने किया है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉबेल जी ने जो है पाठशाला को एक बगीचा बताया है, शिशु को एक पौधे की तरह बताया है, और जो शिक्षक है उसको माली की तरह बताए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा, तो आपके फ्रॉबेल ने कहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपकी जो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली है उसमें पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कुल 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ था? यानी कि जो भारत में जो जनसंख्या से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है वो किस प्रदेश से हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ये तो आपको बताया ही गया है, बिल्कुल इजी है। आपके अनुच्छेद, जो धारा की बात हो रही है, धारा की बात हो रही है, तो धारा 45 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? ये आपसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी, एरिश, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो ये कथन आपका या विचार ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। इनका विचार ये है कि जो वह शिक्षा वह है जो जीवन को क्या करती है, संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गीजूबाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। तो देखिएगा, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है आपकी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। एक क्या है, द्विस्वप्न है करके है बुक ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये आपके महात्मा गांधी जी की है। ध्यान रखिएगा, सीरीज में आंसर गलत दिया हुआ है। गीजूबाई बधेका के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है आपकी प्राथमिक शाला में भाषा विकास। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है। 19 में पूछा है, दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या फिर समझाकर। तो ये देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि शिक्षक के द्वारा छात्रों में यानी बच्चों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कैसे किया जा सकता है, बच्चों में राष्ट्र के लिए अच्छी भावनाओं का विकास कैसे किया जा सकता है। तो ये कैसे किया जा सकता है, जब शिक्षक स्वयं उस चीजों को करेंगे तो बच्चे उनको देख के फॉलो करेंगे। तो शिक्षकों के द्वारा स्वयं इसका अमल करके हम बच्चों के अंदर राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, ठीक है, भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय या फिर विज्ञान विषय। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार, इनके अनुसार जो छात्र हैं उनको क्रियाशील बनाने के लिए उनके सिलेबस में क्या ऐड करना आवश्यक है। तो इनका मानना ये था कि हस्तकला विषय को भी इनके सिलेबस में ऐड किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? ठीक, जो आपकी शिक्षा है इसमें जो है निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? 17 और 19 में पूछा है। तो मैकाले ने आपके शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्शवाद की विवेचना है वो की जा सकती है अनिवार्यवाद के रूप में, प्रगतिवाद के रूप में, अनुभववाद के रूप में या फिर संपूर्णतावाद के रूप में। ठीक है, तो क्या होगा आपके
तो शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की जो विवेचना की जा सकती है वो की जा सकती है आपके प्रगतिवादी के रूप में। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में? तो ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो आपके उद्देश्य के क्षेत्र में है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? आपसे पूछ रहा है कि जो आदर्शवाद है इसमें कौन कौन से प्रवर्तक जो हैं आते हैं। ठीक है। चलिए बताइएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें आदर्शवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक के, तो वो आपके हैं प्लेटो है, सुकरात है, कांट है, हीगल है और बर्कले है। ये सभी आपके आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सवाक फिल्म थी, ये कौन सी फिल्म, यानी भारत की पहली जो सवाक फिल्म है वो कौन सी फिल्म थी? ठीक है, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो जो आपकी आलम आ रहा है ये आपकी सवाक फिल्म थी। ठीक। अगले प्रश्न में आते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न 2015 में पूछे हुए हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? ये आपका एक संस्कार होता है जो कि आपके जब बच्चे 20 साल के हो जाते हैं, बच्चे जब 20 वर्ष के हो जाते हैं तब उनका उपसंपदा संस्कार आपके बौद्धकालीन शिक्षा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह विचार आपके स्वामी विवेकानंद जी का है। देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि यहाँ से आपके कथन पूछे हैं, विचार पूछे हैं, इसलिए आप लोगों को रिवीजन बहुत मस्ट है। ठीक, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप रिवीजन करेंगे आपके जितने भी डाटाज हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक, क्योंकि आपका पेपर 1 और पेपर 2 बहुत ही ज्यादा लेंदी है, मैंने आपको कल ही बताया था। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें आपसे पूछ रहा है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ठीक, तो इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। तो देखिएगा, इसमें क्या है आपके दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ये आपका ये नहीं आता है। ठीक, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, आप अपने घर पे ही रह के शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, इसमें संचार माध्यम से यानी आप मोबाइल से, लैपटॉप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक, और शिक्षा का जो वातावरण होता है वो कक्षा के बाहर यानी क्लासरूम में बैठ के आपको शिक्षा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसमें समय और स्थान का बड़ा महत्व है, ये नहीं है आपके। ठीक, ये आपके दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि जो गांधी जी हैं इन्होंने शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो आपके 4 शिक्षण पद्धतियों पे इन्होंने बल दिया है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, ये आपकी 2015 में पूछा हुआ है, फिर से रिपीटेड है। आपके प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक बुक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, गीजू भाई बधेका जी ने लिखी है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? 2015 में पूछा हुआ है, फिर से देख लेते हैं। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षा विधि ने बल दिया है? ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फ्रॉबेल ने, डॉक्टर राधा कृष्ण ने या फिर गीजू भाई बधेका ने। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके डॉक्टर राधा कृष्णन जी। ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, जो आपकी वैदिक शिक्षा है उसमें जो संस्कार था मुख्य वो कौन सा था? उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या फिर बिस्मिल्लाह संस्कार? तो जो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था ना वो था आपका उपनयन संस्कार। ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। आपकी जो प्राचीन काल है उसमें जो
उच्च शिक्षा है वो प्रदान की जाती थी। कहाँ पे की जाती थी? घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में या फिर राष्ट्रकुलों में। तो कहाँ पे की जाती है? प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी वो आपके राष्ट्रकुलों में की जाती थी। ठीक है? आते हैं अगले प्रश्न पे जो कि आपके 17 और 18 में पूछा हुआ है। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। जो वुड है उनका जो आज्ञा पत्र है वो प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, 7 मार्च 1835 को। तो वुड का जो आज्ञा पत्र है वो प्रकाशित हुआ था आपके 19 जुलाई 1854 को। ठीक है? अगले प्रश्न पे आते हैं। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। आपकी जो राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां थी वो किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से? तो देखिएगा, आपकी जो राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां हैं वो संबंधित थी आपकी उच्च शिक्षा से। किससे संबंधित थी? आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। जो आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस राधा कृष्णन या फिर डी एस कोठारी। 149 का आंसर दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि 149 का आंसर दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि जो विश्वविद्यालय है इससे इसके शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर यस राधा कृष्णन थे। ठीक है? आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। ठीक, और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन है, यह कथन किसका है कि परिवार जो है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का जो है वो प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है आपसे पूछा जा रहा है? रूसो का, पेस्टोलॉजी का, ड्यूवी का या फिर नन का? तो देखिएगा, आपका पेस्टोलॉजी का क्या है? ये कथन है। ठीक है? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह कथन किसका है कि संगमरमर के लिए, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार यानी कि जो आपका मूर्तिकार होता है उसके लिए जिस प्रकार से संगमरमर का पत्थर के महत्व है उसी प्रकार से आत्मा के लिए शिक्षा का महत्व है। किसके लिए? यह किसका कथन है? ये क्या, कौन कहा है? फ्रॉबेल, एडिसन, ड्यूवी या फिर रूसो? तो सही है, आपका आंसर क्या है? एडिशन ने। ठीक है? अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक या फिर निरौपचारिक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रकार की शिक्षा आपके प्रचलित है। ठीक, 153 का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? आपसे औपचारिक साधन पूछ रहा है ना, कि शिक्षा जो है, शिक्षा जहाँ पे दी जाती है या फिर शिक्षा के औपचारिक साधन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? विद्यालय, परिवार, पुस्तकालय, संग्रहालय। तो आपका जो परिवार है यहाँ पे आपको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। विद्यालय, पुस्तकालय, म्यूजियम, संग्रहालय, यहाँ पे आपको औपचारिक साधन है ये सभी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न है। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? ठीक है? निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी। अनौपचारिक यानी आपकी ऐसी शिक्षा जिसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको परिवार से मिलता है ना? तो उक्त सभी। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है। ऐसी शिक्षा जिसमें निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यानी कहने का मतलब है ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय की, सिलेबस की या स्कूल की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या फिर सतत शिक्षा? तो आपकी कहलाती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, ये आपकी ऐसी शिक्षा है जिसमें आपकी किसी समय की, कोई सिलेबस की, कोई स्कूल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका।
सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका है? कहने का मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है, यह कथन किसका है कि सीखने के लिए स्वतंत्र होना और रेगुलर होना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो फ्रॉवेल जी का है, हल का है आपका, या फिर डॉल्टन का है, या फिर आपके सिम्पसन का है। ठीक, 156 का आंसर दीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक है, आपके जो जॉन ड्यूवी हैं उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो कौन सी बुक है? ठीक है, द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सी मार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो जॉन ड्यूवी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है आपके डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 15-22 में पूछा है, 17 फरवरी को, 11 सितंबर को, 22 मार्च को, 8 जून को। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके 22 मार्च को। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार का कहाँ आयोजित किया गया था? आपका जो जनसंख्या शिक्षा पर जो पहली राष्ट्रीय सेमिनार की गई थी वो कहाँ पे किया गया था? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, या फिर आपके मुंबई में? तो कहाँ पे की गई थी? आपके चेन्नई में। ठीक, बात हो रही है प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? आपके चेन्नई में। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य के मूल्यों का जो विकास होता है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? आपका परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं, या फिर विदेशी मित्र। तो आपके मनुष्य के मूल्यों के विकास में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वो माना जाता है आपका परिवार। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। अध्यापक के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? 15 में पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करके, या फिर दंड करके। तो आपका स्वयं बड़े लोग जब उस जिस प्रकार का करेंगे उसी प्रकार से बच्चे सीखेंगे। तो जब अध्यापक अपने मन में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करेंगे तो छात्र ऑटोमेटिक कर लेंगे। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, प्लेटो समर्थक था। जो प्लेटो है वो किसका समर्थक था? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज पर आधारित शिक्षा का, या फिर तर्क पर आधारित शिक्षा का? तो ध्यान रखिएगा, जो प्लेटो है वो समर्थक था आपका ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आपकी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पे, आदर्शवाद पे, समाजवाद पे, या फिर व्यवहारवाद पे? ठीक, 163 का आंसर दीजिएगा। तो अगर हम बात करें वैदिक कालीन की जो शिक्षा है वो आपके आदर्शवाद पर आधारित थी। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। मदरसा का संबंध था, आपका जो मदरसा है इसका संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या फिर उच्च शिक्षा से? ठीक, तो 164 का आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही, अगर हम बात करें मदरसा का संबंध किससे था तो आपका उच्च शिक्षा से संबंधित था। ठीक, किससे था? उच्च शिक्षा से संबंधित था। तो देखिएगा, आज हम लोगों ने लगभग कंप्लीट 164 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, और इसके आगे के कुछ जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन जिन क्वेश्चंस का आपको पूछा गया है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं और आप अपने आप को जांच सकते हैं कि मेरा कितना अभी तैयार हुआ है, मेरा क्या नहीं तैयार हुआ है। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी सीरीज कराई जाएंगी, सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। और चाहे आप जिस भी सेमेस्टर के हैं आपको यहाँ पे सारी क्लासेस फ्री में मिलेंगी, सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बच्चे नए हैं उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।